गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, सभी को बेटा। बच्चों, हमारा अब लास्ट जो टॉपिक है बेटा वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने डिफाइन किया था द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा, एज वेल एज ह्यूमन आई। तो बच्चों ये सारे के सारे हमारे कहलाते हैं बेटा क्या? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं, जो लाइट पे बेस्ड होते हैं। हम चीजों को देख पाते हैं बिकॉज ऑफ लाइट। तो हमारी जो आंख है ये भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। टेलीस्कोप के जरिए लॉन्ग डिस्टेंस पे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेज को फॉर्म करते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जरिए जो बिल्कुल नजदीक ऑब्जेक्ट हैं, स्मॉल ऑब्जेक्ट हैं, जिनको हम डायरेक्ट नेक्ड आई से ना देख पाए, उनको देखने के लिए हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। कैमरा भी आपने देखा है, बहुत तरह के आपने कैमरेज देखे हैं। तो ये सारे के सारे हमारे आते हैं बच्चों ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी के अंदर। लेकिन इन सभी में जो कॉन्सेप्ट हमारा यूज होता है बेटा वो हमारा यूज होता है दैट इज विजुअल एंगल। तो एक हमारा कॉन्सेप्ट यूज होता है बच्चों इसमें विजुअल एंगल का। एक हमारा इसमें जो है कॉन्सेप्ट है एडेड आई, और एक हमारा होता है अनएडेड आई। तो यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है, एक तो विजुअल एंगल लिखा है बच्चों मैंने, एक एडेड आई लिखा है बेटा, और एक मैंने लिखा है अनएडेड आई। तो यहां पर इस एडेड आई और अनएडेड आई एज वेल एज विजुअल जो एंगल है इसका मीनिंग क्या होगा? मान लिया हमने ये हमारे पास है ह्यूमन आई लाइक दिस। ह्यूमन आई का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा क्लास 10th के अंदर, कुछ इस तरह से होता है बच्चों। और ये हमारा लेंस होता है जिसको हम कॉन्वेक्स लेंस या क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं। सिलेरिक मसल्स है, बहुत सी चीजें आपने पढ़ी होंगी, आयरिश पढ़ा है, कॉर्निया पढ़ा है लाइक दिस, ये सारा इस तरह से कुछ। तो ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है बच्चों ये हमारा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। तो बेटा ये हमने मान लिया, ये हमारे पास कुछ इस तरह से एक लाइन है, से प्रिंसिपल एक्सिस आप बोल सकते हैं इसको। अब बच्चों ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, आप खुद ट्राई करके देखें। आप अपने हाथ में एक पेन या पेंसिल को लें या किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट को लें और उस ऑब्जेक्ट को धीरे 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 मूवमेंट करवाएं आगे की तरफ, और उसको धीरे धीरे मूवमेंट करवाएं पीछे की तरफ। तो आप क्या पाएंगे? आप ये पाएंगे कि जो ऑब्जेक्ट है ये वाला जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, जिसको मैंने स्टैंडिंग एरो से डिनोट किया है, ये ऑब्जेक्ट यहां पर जो एंगल बना रहा है, ध्यान से देखें सभी, ये जो ऑब्जेक्ट है बेटा यहां पर जो एंगल बना रहा है ये वाला, दिस वन, इसको बोलते हैं बच्चों हम विजुअल एंगल। ये जो ऑब्जेक्ट यहां एंगल बना रहा है, से अल्फा बीटा जो भी हम बोलना चाहें बोल सकते हैं इसको, ये हमारा जो एंगल है ये हमारा कहलाता है विजुअल एंगल। सपोज इसको मैं अल्फा बोल देता हूं। अब बात ये आती है कि विजुअल एंगल लेने के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहां पर होना चाहिए? तो बेटा आप खुद ऑब्जर्व करें, जब आप पेन को धीरे धीरे अपनी आंखों के पास लेकर आते हो तो एक डिस्टेंस आता है जिसको बोलते हैं 25 सेंटीमीटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में LDDV भी बोला गया है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। वो कम से कम डिस्टेंस जिसको हमारी आंखें इजीली देख पाए विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी प्रॉब्लम, उसको बोलते हैं LDDV, जो कि 25 सेंटीमीटर हम लेते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे लेते हैं तो हमारा विजुअल एंगल बनता है अल्फा। अब आप बोलेंगे कि सर यदि दूर ले जाएं तो क्या होगा? तो आंसर है दूर ले जाने से बच्चों विजुअल एंगल हमारा जो है वो कम हो जाता है। आप यदि यहां ले आते हैं तो विजुअल एंगल कम हो जाएगा, लेकिन यदि आप ऑब्जेक्ट को नजदीक ले आते हैं बच्चों तो विजुअल एंगल बढ़ जाएगा। बट विजुअल एंगल तो बढ़ जाएगा, लेकिन जब हम उसको देखेंगे नजदीक लाके
तो उस सिचुएशन में हमारी आंखों को ज्यादा दिक्कत महसूस होगी। मतलब ये कि यदि आप इसको ज्वाइन करते हैं इस तरह से, बेशक से विजुअल एंगल हमारा इंक्रीज हो गया इस बार से बीटा, एंगल तो इंक्रीज हो गया, बट आंखों को थोड़ा जोर पड़ेगा, आंखों पे थोड़ा जोर पड़ेगा। तो हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखें ताकि एंगल भी ज्यादा हो और इजीली हमारी आंखें देख पाए? तो बच्चों वो डिस्टेंस हम लेते हैं 25 सेंटीमीटर, जिसको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोला गया है। तो ये मीनिंग होता है हमारा विजुअल एंगल का कि ऑब्जेक्ट को जब हम 25 सेंटीमीटर पे रख के देखते हैं तो उस सिचुएशन में इजीली हम देख पाते हैं, और वो जो एंगल सबटेंड हो रहा है इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे इस ऑब्जेक्ट की वजह से, वो हमारा कहलाएगा बच्चों क्या? विजुअल एंगल। तो ये हमारे पास हो गया, दैट इज क्या? विजुअल एंगल जो है हमारा, ये क्या होता है यहां से। अब हम बात करें एडिड आई जो वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होगा, और जो अनएडिड आई वर्ड लिखा है मैंने, इसका मीनिंग क्या होगा। तो बेटा एडिड आई का मीनिंग क्या होता है? आई प्लस लेंस। जब हम अपनी आंख के आगे किसी लेंस को लगा के चीजों को देखते हैं बच्चों, तो उसको हम बोलते हैं एडिड आई। क्या बताया मैंने? जब भी कभी हम अपनी आंख के पास लेंस लगा के देखते हैं, ऑलरेडी हमारी आंख में लेंस है, ये वो लेंस नहीं बच्चों, आंख जो है उसमें ऑलरेडी लेंस है, उसके अलावा जो अलग से हमने लेंस लगाया है उसको बोलेंगे एडिड आई। और जो अनएडिड आई है, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? तो इसका मीनिंग होता है ओनली एंड ओनली आई। जब हम अपनी आंख से डायरेक्ट किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं विदाउट एनी लेंस जो एक्सटर्नली हमने लगाया है। सपोज करें ये हमारे पास आई है, लाइक दिस इज ह्यूमन आई, और यदि आप यहां पर किसी लेंस को लगाते हैं आगे कुछ इस तरह से, तो ये हमारा कहलाएगा एडिड आई। लेकिन आप लेंस नहीं लगाते, केवल आंख से देखते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों हम अनएडिड आई। तो ये दो वर्ड आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। अनएडिड आई केवल आंख से हम जब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, एडिड आई आई प्लस लेंस। तो ऑब्जेक्ट को कहां रखें ताकि हमें विजुअल एंगल ज्यादा नजर आए? तो आंसर है LDDV पर। अब हम आते हैं हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर, और उसके बाद हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो बच्चों हमारा जो सिंपल माइक्रोस्कोप आपको याद होगा, इसको बेटा हमने पहले इस कॉन्सेप्ट को यूज भी किया था। इसके जरिए हम जो है स्मॉल जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको बड़ा करके देखते हैं। जैसे हमने एग्जांपल भी लिया था पहले कि यदि हम एक कन्वर्जिंग लेंस जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसको न्यूज़पेपर के ऊपर रख के देखें, तो जो अल्फाबेट्स वहां लिखे हुए हैं वो हमें बड़े नजर आएंगे। एग्जाम्पल भी शायद हमने लिया था पहले, याद होगा आपको। यदि न्यूज़पेपर पे लिखा हुआ है हरियाणा, डायरेक्ट आप देख रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको लेंस लगा के देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से नजर आता है, बड़ा नजर आएगा कुछ। तो ये इसने इसको क्या कर दिया? मैग्नीफाइड कर दिया, यहां से बड़ा कर दिया। यहां से किसने? सिंपल माइक्रोस्कोप ने। जिसमें होता क्या है, एक सिंपल हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसकी फोकल लेंथ कम होती है, स्मॉल होती है, से 5 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि हमने कम फोकल लेंथ वाला माइक्रोस्कोप ही क्यों लिया, तो इसके बारे में चर्चा हम करेंगे, बात करेंगे बेटा लास्ट के अंदर। सबसे पहले समझते हैं कि सिंपल माइक्रोस्कोप में किस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये वैसे हमारा पहले आ चुका है बेटा, आपको याद होगा। हमने जब लेंस फॉर्मूला पढ़ा था तो लेंस फॉर्मूले में हमने दो केस लिए थे, एक केस में रियल इमेज का और एक केस में हमने लिया था वर्चुअल इमेज का। वर्चुअल इमेज के अंदर कंडीशन थी कि जब भी कभी ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर है बेटा, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच सिक में कहीं है, whenever object is located within the focus, then virtual and enlarged image will be formed on the same side as the object। तो ये हमारा हो गया बच्चों ऑब्जेक्ट से AB। ये आपका है बेटा क्या, ऑब्जेक्ट AB है, और इसकी इमेज बनाने के लिए फर्स्ट लाइट हमने ली जो कि चल रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और सेकंड लाइट बच्चों हमने ली जो जा रही है कहां से बेटा, इस ऑप्टिकल सेंटर से। अब यदि दोनों की दोनों रिफ्रैक्टेड रे आगे जाके मिलती हैं, कुछ इस तरह से है हमारा डायग्राम ये, लाइक दिस। यदि
दोनों के दोनों रिफ्रैक्टेड रे आगे जाके मिलें तब तो रियल इमेज, लेकिन इनके बीच का स्पेस लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, तो दोनों के आगे मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। दोनों को हमने क्या किया था बेटा, दोनों को हमने पीछे की तरफ बढ़ाया था, और जब दोनों को हमने पीछे की तरफ बढ़ाया था तो हमें क्या मिली थी बच्चों, हमें इसकी वर्चुअल इमेज मिली थी कुछ इस तरह से, लाइक दिस। इसको पीछे बढ़ा देंगे अब आप, तो कुछ इस तरह से हमें मिलती है बच्चों इसकी इमेज। ये आ गई इमेज से ए डैश बी डैश, ये हमारे पास है ए डैश एंड दिस इज द बी डैश। तो ये हमारे पास इसका डायग्राम हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन से ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग द मैग्निफाइड इमेजेस ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। इट इज यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग magnified images किसकी, ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट्स। जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इमेजेस को मैग्नीफाई करके दिखाए, उसको हमने नाम दिया है सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए convex lens of small focal length, and whenever the object is placed within the focus, then virtual and enlarged image will be formed on the same side as the object। उस सिचुएशन में वर्चुअल और एनलार्ज इमेज बनती है, कहां बनती है, तो बच्चों ये बनती है LDDV पर, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, 25 सेंटीमीटर बनती है, जिसको इजीली हमारी आंखें देख पाती हैं और वो बड़ा करके दिखाती है उसको। तो ये होगा इसका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में हम क्या लिखेंगे बच्चों, प्रिंसिपल में लिखेंगे हम whenever the object is placed within the focus, whenever an object is placed within the focus, then a virtual enlarged image will be formed on the same side as ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट की साइड है, और कहां पर बताना चाहें बता सकते हैं, LDDV पर बनती है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो ये होता है डिस्टेंस, जिसको हम कैपिटल D या स्मॉल d लेटर से डिनोट करते हैं। इसको आप कैपिटल D भी बोल सकते हैं बच्चों, और इसको आप स्मॉल d भी बोल सकते हैं। अब हमें एक्चुअल में इसमें करना क्या है, तो आंसर बेटा, हमें इसके अंदर मैग्नीफाइंग पावर जो होती है इसकी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, इस लेंस ने उस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाया, तो यहां पर जो एंगल होगा, कौन सा एंगल जरा देखें हम, तो हमें एक्चुअल में इसमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर ये हमें फाइंड आउट करनी होती है बच्चों, और एग्जाम में यही हमारा डेरिवेशन आता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर, कैपिटल M या स्मॉल m से इसको आप डिनोट कर सकते हैं। तो जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है बच्चों, इस सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर जो मैग्नीफाइंग पावर होती है हमारी, वो क्या होती है, तो आंसर है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर एट LDDV। क्या मतलब इस बात का, तो मैं लिख रहा हूं, तो इसको मैं लिख देता हूं मैग्नीफाइंग पावर को, दैट इज विजुअल एंगल फॉर्म्ड, ये लाइन ध्यान से समझें आप लोग, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, और साथ में वर्ड ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, बाय एडेड आई,
एडेड आई, अपॉन में विजुअल एंगल, अपॉन में विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, और ब्रैकेट में लिख देता हूं बाय अनएडेड आई, बाय अनएडेड आई। क्या मतलब इस बात का, ध्यान से देखें। यहां पर मैग्नीफाइंग पावर का मतलब है बेटा विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज, इमेज जो है वो कितना विजुअल एंगल फॉर्म्ड कर रही है, और ब्रैकेट में मैंने लिखा है बच्चों एडेड आई। तो इस एडेड आई का मीनिंग क्या बताया था मैंने, आई प्लस लेंस, आंख और उसके साथ में लेंस, तो ये तो लेंस हो गया बेटा। और यहां पर डायग्राम में मैं दिखा देता हूं, सपोज ये हम दिखा देते हैं कुछ इस तरह से, लाइक दिस, ये हमारे पास हो गई ह्यूमन आई। तो ये हमारी आंख है बच्चों, और इस आंख के पास हमने इस लेंस को लगा रखा है, और हम देख रहे हैं किसको, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, और ये इसको इमेज को बड़ा करके कुछ इस तरह से दिखा रहा है। कब, जब ऑब्जेक्ट विद इन फोकस आया है। तो ये जो आंख लगा दी, आंख के आगे लेंस आ गया, ये आ गया हमारा एडेड आई, और ये कहां पर आया, एलडीडी पर आया, जिसको हम बोलेंगे क्या, एंगल बीटा बोलेंगे, दिस इज एंगल बीटा, ये जो हमारा एंगल है दिस इज बीटा, तो इसको मैंने बीटा का नाम दिया। लेकिन अपॉन में ध्यान से देखें, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब विजुअल एंगल ऑब्जेक्ट कौन सा फॉर्म कर रहा है, तो आप बताएंगे सर ऑब्जेक्ट तो यही है ए बी, ये भी सेम एंगल बना रहा है, लेकिन मैंने क्या लिखा है, बाय ऑब्जेक्ट बाय अनएडेड आई। अब अनएडेड आई का मतलब केवल हम आंख से देख रहे हैं, लेंस नहीं है। और अभी अभी माइक्रोस्कोप से पहले मैंने बताया बच्चों क्या, कि ऑब्जेक्ट को जब एलडीडीवी पर रखते हैं तो उस सिचुएशन में विजुअल एंगल बड़ा होता है। तो इसका मतलब हमें एज्यूम करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट भी कहां पर है, ऑब्जेक्ट भी बच्चों एलडीडीवी पर है। इसको मैं सपोज करें बोल देता हूं पॉइंट के बोल देता हूं, सपोज इसको मैं, ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। क्या, जो ऊपर एडेड आई लिखा है बेटा, इसका मतलब आई प्लस लेंस, इमेज एलडीडीवी पर बन रही है, लेकिन नीचे लिखा है मैंने विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट बाय अनएडेड आई, जिसमें लेंस नहीं है, केवल आंख से हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। और हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट को हम केवल आंख से देखते हैं तो ऑब्जेक्ट को एलडीडीवी पर लेने से विजुअल एंगल बड़ा होता है। उससे कम डिस्टेंस कर दें, बेशक से विजुअल एंगल तो बढ़ जाएगा, बट आंखों को देखने में दिक्कत होगी। तो इसको बोलते हैं बच्चों में अल्फा। तो अब ऑब्जेक्ट को हमने ट्रीट कर लिया, वो ये है कौन सा, के बी डैश, जो डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, के बी डैश जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और अब हम इसको ज्वाइन कर देते हैं इसके साथ कुछ इस तरह से, लाइक दिस, इसको ज्वाइन कर दे कुछ ऐसे, लाइक दिस, सी के साथ। एक बार ढंग से नहीं आया, थोड़ा फिर से लेता हूं इसको, कुछ इस तरह से। तो ये आपको मानना है कि ऑब्जेक्ट जो बच्चों कहां पर वो एलडीडी पे है, तो ये जो एंगल होगा बेटा दिस वन, ये हमारा अल्फा होगा। अब हमें इस बीटा और अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और हमें मालूम है कि जब एंगल स्मॉल होते हैं बेटा, तो इस बीटा को बच्चों हम tan बीटा लिख देते हैं, इस बीटा को हम tan बीटा लिख देते हैं, और इस अल्फा को बच्चों हम tan अल्फा लिख देते हैं। ये हमारा tan बीटा होता है और ये हमारा tan अल्फा होता है। अब जरा फटाफट से आप tan बीटा की वैल्यू बताएं, फ्रॉम ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, यहां से m बोल दें या स्मॉल m बोल दें बच्चों हम, तो tan बीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास a डैश b डैश अपॉन में b डैश और c अपॉन tan अल्फा, ये आ जाएगी बच्चों के b डैश अपॉन में b डैश c, ये आ जाएगी हमारे पास। और अब इससे ये फैक्टर हमारा कट जाएगा, तो ये आ गया बेटा हमारे पास a डैश b डैश अपॉन में k b डैश। और हमें मालूम है क्या कि जो के बी डैश है वो किसके पैरेलल बच्चों, ए बी के पैरेलल है। तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर कैपिटल एम या स्मॉल एम जो होगा हमारा, दैट विल बी इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी। अब जरा ध्यान से सोचकर बताएं, ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी क्या आ गया हमारा, तो बच्चों ए डैश बी डैश अपॉन ए बी जो हमारा आया,
ये हमारा हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, और जो कि हमने पढ़ा हुआ है वो बराबर होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज टू दी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से m की जो वैल्यू आई बेटा हमारे पास वो क्या आ गई है बच्चों, v बाय u आ गई है। यहां से फर्स्ट जो हमारे पास आंसर आया बेटा वो क्या आ गया, v बाय u आ गया है। और आप चाहें तो इसको v की जगह d भी लिख सकते हैं, स्मॉल d या कैपिटल D। तो एक तो बच्चों हमारा रिजल्ट आ जाता है ये वाला, ये भी हम बोल सकते हैं v बाय u या d बाय u, जिसमें d हमारा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन हो गया। इस तरह से भी इसको बोला जा सकता है। और यहां पर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है दिस मैग्नीफाइंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। u क्या होगा बच्चों, u होगा ये वाला डिस्टेंस। अब आप सोचकर बताएं, फोकल लेंथ यदि मैं आपसे कहता हूं हमारे पास लेंस की है 10 सेंटीमीटर, दूसरे लेंस की है 20 सेंटीमीटर, तीसरे लेंस की है 30 सेंटीमीटर, और जो u होगा बेटा u हमेशा फोकस से कम होगा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट विद इन फोकस होगा तभी तो वर्चुअल इमेज मिलेगी। तो इसका मतलब यदि हमारे पास 3 लेंस दे रखे हों 10, 20, 30 फोकल लेंथ वाले, और आपसे कहा जाए इनमें से कौन सा लेंस प्रेफर करेंगे फॉर मेकिंग सिंपल माइक्रोस्कोप, तो बेटा हम उसको लेते हैं जिसमें u हमारा f और c के बीच में हो। और u जितना कम होगा बच्चों उतना मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। और u कम कब होगा, जब ऑलरेडी फोकल लेंथ कम होगी बेटा, क्योंकि फोकल लेंथ 10 लेने से ऑब्जेक्ट को हमें 0 और 10 के बीच में रखना पड़ेगा, u कम हो गया। फोकल लेंथ 20 लेने से ऑब्जेक्ट को हमें 0 और 20 के बीच में रखना पड़ेगा, और फोकल लेंथ को 30 लेने से बेटा हमें ऑब्जेक्ट को 0 और 30 के बीच में रखना पड़ेगा। तो जितनी फोकल लेंथ कम होगी उतना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी कम होगा बच्चों, और उतना ही वो ज्यादा उसको मैग्नीफाई करके दिखाएगा। तो ये बात हमें याद रखनी है। तो इस तरह से हमारे पास बच्चों ये आ जाता है क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इसमें हम और आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसको। ये हमारा आ चुका है बेटा, दैट इज d बाय u बोल दें या सिंपल v बाय u बोल दो आप। एक रिजल्ट ये आ गया हमारा, सिंपल ये बोल दिया हमने। अब हमारे पास जो लेंस फॉर्मूला है उससे हम आगे इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं। क्या लेंस फॉर्मूला है बेटा हमारे पास है 1 बाय v, हमारे पास है बच्चों 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय f। 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय f। यदि मैं दोनों तरफ बच्चों v से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां भी v से कर दिया, यहां भी v से कर दिया, और अंदर ट्रांसफर करें तो ये बन जाएगा 1 माइनस में v बाय u इक्वल टू v बाय f। और इस v बाय u को हम m लिख सकते हैं, यहां से देख सकते हैं आप v बाय u हमारा m के बराबर है। तो बेटा 1 माइनस में m इक्वल टू v बाय f, इसको उधर ले जाएं और इसको इधर ले आए, तो यहां से m की वैल्यू जो आएगी बच्चों वो आ जाएगी 1 माइनस में v अपॉन में f। और जो v है वो किसके बराबर एक्चुअल में, वो एक्चुअल में माइनस कैपिटल D या माइनस स्मॉल d कोई भी आप लिख सकते हैं। तो यहां से m की वैल्यू जो है हमारे पास वो आ जाएगी 1 और माइनस माइनस प्लस d अपॉन में f। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया मैग्नीफाइंग पावर के लिए। और यहां से भी अगेन हम कह सकते हैं क्या कि दिस मैग्नीफाइंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ। जितनी फोकल लेंथ बच्चों कम होगी उतनी मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। आपसे कहा जाए कि जो ऑब्जेक्ट है इससे रेड कलर की लाइट इमिट हो रही है, बताएं मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी यदि हम उस रेड कलर को ब्लू कलर से रिप्लेस कर दें। तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था बेटा 1 बाई एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में 1 बाई R1 माइनस में 1 बाई R2, और एक हमने पढ़ा था कोची फॉर्मूला ये वाला, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका म्यू कम होगा, जिसका म्यू कम होगा उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी, और जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी बच्चों उसकी मैग्नीफाइंग पावर कम होगी। तो इसका मतलब जो वेवलेंथ है हमारे पास किसकी बच्चों, रेड कलर की, वो हमारी ज्यादा है किससे, ब्लू कलर से। तो म्यू जो होगा बेटा रेड का वो हमारा कम हो जाएगा किससे, ब्लू कलर से। और म्यू कम होने से जो फोकल लेंथ होगी किसकी, रेड की, वो ज्यादा हो जाएगी किससे, ब्लू कलर से। और फोकल लेंथ ज्यादा होने से जो मैग्नीफाइंग पावर होगी हमारे पास वो कम हो जाएगी एज कंपेयर टू ब्लू कलर। तो ब्लू कलर से यदि ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ब्लू कलर से लाइट इमिट हो रही है तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेड कलर।
इस तरह से बच्चों हमें एग्जाम में जो है वो क्वेश्चंस मिलते हैं यहाँ से। तो ये हमारा कहलाता है सिंपल माइक्रोस्कोप। थैंक यू सभी को।